जिस समय पर कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को फाइल करती है तो वो कभी भी इस बात पर नहीं गौर फरमाती कि अगर वो अपने इन झूठे केसेस को जब वो फाइल करेगी, थोड़ी सी बात को आपने बढ़ा चढ़ा करके लिख दिया और अगर कुछ समय के लिए आपके पति या आपके परिवार के अन्य सदस्य जेल के अंदर चले गए तो क्या आपके परिवार को जो बचाने की जो कोशिश की जा सकती थी, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? अक्सर आप सभी ने ये देखा होगा कि जब भी पत्नियां अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के विरुद्ध 498 ए जैसे केसेस की जब बौछार करती हैं तो वो अपने मन की बातों को पूरा करवाने के लिए, अपने जिद को पूरा करवाने के लिए उन व्यक्तियों का नाम भी लिख दिया करती हैं जिनका उसके पारिवारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं होता या वो बहुत दूर रहा करती हैं। ठीक इसी तरह का एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला है और इस सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद पति को 498 ए से आज़ादी मिल चुकी है और इससे पूरे देश में खुशी की लहर भी जागी थी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसका लाभ अपने अपने केसेस में नहीं उठा रहे हैं। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले के बारे में बात करने वाली हूँ जिसकी वजह से पतियों को आज़ादी मिली थी और आप भी अपने केस में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उससे पहले जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कंप्लेनेंट थी नीचे रांची में जब उन्होंने एक कंप्लेंट केस फाइल किया था अंडर सेक्शन 498 ए, 406, 341, 323, 120 बी और साथ ही साथ उन्होंने सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का भी इसमें लगाया था। ये अपील फाइल की गई थी प्रीति गुप्ता के द्वारा। प्रीति गुप्ता मैरिड ननंद हैं इस कंप्लेनेंट की और ये मैरिड ननंद अपने पति के साथ वाराणसी, सूरत, गुजरात में रहती हैं और साथ ही साथ इस पिटीशन को दायर किया था इनके साथ गौरव पोद्दार ने, जो कि परमानेंट रेजिडेंट हैं गोरेगांव, महाराष्ट्र में, जो कि इस कंप्लेनेंट के अनमैरिड देवर हैं। इस केस को समझते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। कंप्लेनेंट मनीषा और कमल पोद्दार की शादी हुई कानपुर में सन 2006 में और इस शादी के कुछ ही दिन बाद ये कंप्लेनेंट अपने पति के साथ मुंबई में चली गई। इनके पति मुंबई में परमानेंटली रहा करते थे और ये टाटा कंसल्टेंसी में काम किया करते थे। इन दोनों की शादी हुई थी 10/12/2006 को और कुछ ही दिन बाद यानी कि 23/12/2006 को इन्होंने अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली। यहाँ आपको ये भी बताना ज़रूरी होगा कि ये कंप्लेनेंट खुद भी इसी टाटा कंसल्टेंसी में काम करती थी, यानी कि दोनों ही पति और पत्नी बहुत ही अच्छे पदों पर नियुक्त थे। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात 8 जुलाई 2007 को इस मनीषा पोद्दार कंप्लेनेंट ने रांची के अंदर एक 498 ए, 406, 341, 323 और 120 इंडियन पीनल कोड के तहत और साथ ही सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत इन्होंने अपने पति और अन्य सभी ससुराल के सदस्यों के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दी। यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 मनीषा और उसके परिवार के सभी लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई और इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ली और समनिंग ऑर्डर पास कर दिए
सभी के सभी अपीलेंट्स को। ये वो अपीलेंट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार परेशान होकर के पहुंचे थे। इस क्रिमिनल कंप्लेंट में ये लांछन लगाया गया कि जितने भी अक्यूज का नाम उन्होंने लिखवाया उन सभी ने इनसे एक लग्जरी कार की डिमांड की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा इस क्रिमिनल कंप्लेंट में कि उनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। और पूरी अगर क्रिमिनल कंप्लेंट को अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कार की डिमांड बताई गई। अपीलेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी कि कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाया था इन दोनों अपीलेंट्स के खिलाफ में पूरी कंप्लेंट में कहीं पर भी। और ये जो अपीलेंट हैं, अपीलेंट नंबर 1 प्रीति, ये पिछले 7 साल से अपने पति के साथ गुजरात में रह रही हैं। और अपीलेंट नंबर 2 गोरेगांव महाराष्ट्र में काम के सिलसिले में परमानेंटली रह रहे हैं। यहाँ पर कंप्लेनेंट मनीषा ने अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपने वर्जन्स को सामने लाने के लिए PW1 से PW4 तक उन्होंने अपने प्रोसिक्यूशन विटनेस को लेकर के आए, लेकिन इन प्रोसिक्यूशन विटनेस ने भी कहीं पर भी इन दोनों अपीलेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। और यहाँ पर अपीलेंट ने ये बात भी बिल्कुल क्लियरली कही, इन दोनों कंप्लेनेंट का मनीषा या उनके पति कमल के साथ कोई भी सीधा बातचीत नहीं हुई, ये कभी भी उनके पास रहने के लिए नहीं आए और इनकी पर्सनल लाइफ में इनका इंटरफेरेंस कहीं भी दूर से दूर तक नहीं था। और यहाँ पर एक और फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया कि इनके पति ने, कंप्लेनेंट के पति कमल पोद्दार ने अपनी पत्नी मनीषा के अगेंस्ट एक डिवोर्स पिटीशन भी फाइल की थी। और इन क्रॉस एलिगेशंस के चलते, इन क्रॉस केसेस के चलते ये जो बाकी सदस्य थे वो पहले से ही अलग थे और अब तो इन्होंने इनसे बिल्कुल किनारा कर लिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया इस बात पर कि अपीलेंट नंबर 1 जो कि मैरिड ननंद हैं कंप्लेनेंट की, वो 7 साल से, पिछले 7 साल से सूरत गुजरात में रह रही हैं। और इसी तरह से अपीलेंट नंबर 2 गोरेगांव महाराष्ट्र में रह रहे हैं और इनकी निजी जिंदगियों से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 482 की इनहेरेंट पावर्स विस्तार से वर्णन किया। इस पूरे डिटेल्ड ऑर्डर में बहुत सारे केसेस का जिक्र किया गया। सबसे पहले कैनली वर्सेस डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के बारे में जिक्र किया गया। इसमें भी 482 CRPC का जिक्र हुआ। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन वर्सेस हम फायरस, RP कानपुर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, कर्नाटका वर्सेस L मुनिस्वामी एंड अदर्स, मधु लिमाय वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, माधव राव जियाजी राव सिंधिया एंड अदर्स वर्सेस संभाजी राव चंद्रोजी राव अंग्रे एंड अदर्स, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजनलाल एंड अदर्स, G सागर सूरी एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ UP। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने झंडू फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड एंड अनदर वर्सेस मोहम्मद शराफुल हक एंड अनदर के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया। और जजेस बेंच ने बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातों को देखने और समझने के बाद और सारी विटनेसेस के रिकॉर्ड को देखने के बाद ये पाया कि यहाँ पूरी की पूरी जो कंप्लेंट है उसके अंदर कहीं पर भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं हैं इन दोनों अपीलेंट्स के खिलाफ। और जिन विटनेसेस को कंप्लेनेंट अपनी फेवर में लेकर के आई थी उन्होंने भी इन दोनों अपीलेंट्स के रोल का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। और एडमिटेडली यानी कि कंप्लेनेंट ने ये स्वीकार किया कि अपीलेंट नंबर 1 जो कि मैरिड ननंद हैं इस कंप्लेनेंट की, वो परमानेंट रेजिडेंट है नवा रासी सूरत गुजरात की, और वो अपने हस्बैंड के साथ पिछले 7 साल से वहाँ पर रह रही हैं। और इसी तरह से अपीलेंट नंबर 2 जो कि अनमैरिड देवर है इस कंप्लेनेंट का, वो परमानेंट रेजिडेंट है गोरेगांव महाराष्ट्र का। ये कभी भी इस मुंबई में इनके पास किसी भी समय पर मिलने के लिए नहीं आए और कंप्लेनेंट ने भी पूरी कंप्लेंट में कहीं पर भी इनका कोई भी स्पेसिफिक रोल नहीं दिखाया। सभी फैमिली कोर्ट्स आज की डेट में मैट्रिमोनियल केसेस की बाढ़ से
परेशान हैं। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 498A की परिभाषा को फिर से दोहराया और ये कहा कि इस 498A की परिभाषा में विलफुल कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है और हैरेसमेंट दिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कॉमन एक्सपीरियंस की आजकल बात है कि 498A IPC को आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ गुस्से में छोटे छोटे जो झगड़े होते हैं उनमें भी दिखाया जा रहा है। बहुत बार कोर्टों में ये देखा जाता है कि किसी भी छोटी सी बात पर एक लड़ाई हुई और उसमें अपना जो ऑब्लिक इंटेंशन थी, ऑब्लिक उसका मोटिव था, यानी उनका छिपा हुआ दूसरी पार्टी के लिए गलत इंटेंशन से केस को फाइल किया जाना आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये भी देखा जा रहा है कि जिस समय पर कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को फाइल करती है तो वो कभी भी इस बात पर नहीं गौर फरमाती कि अगर वो अपने इन झूठे केसेस को जब वो फाइल करेगी, हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट में थोड़ी सी बात को आपने बड़ा चढ़ा करके लिख दिया और अगर कुछ समय के लिए आपके पति या आपके परिवार के अन्य सदस्य जेल के अंदर चले गए तो क्या आपके परिवार को जो बचाने की जो कोशिश की जा सकती थी, क्या वो सुरक्षित रह पाएगी? इसका अर्थ ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े दुख के साथ ये कहा कि जो थोड़ी बहुत एक आशा होती है इस परिवार को बचने की, वो भी खत्म हो जाती है अगर हीट ऑफ आर्ग्यूमेंट के बाद छोटे मोटे झगड़ों में आप 498A, 406, 341, 323 इत्यादि धाराओं को जब आप जोड़ करके सभी परिवार के उन सदस्यों का भी नाम लिख देते हैं जिनका उस पूरी घटनाक्रम से लेना देना नहीं होता, बल्कि कई बार तो ये देखा जाता है, जैसा इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि अपीलेंट नंबर 1 7 साल से शादी होकर के अलग अपने ससुराल में रह रही हैं और इसी तरह से अपीलेंट नंबर 2 भी अपने नौकरी के सिलसिले में परमानेंट रेजिडेंट अलग है और इनका कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर एक और बात गौरतलब है कि ये पति और पत्नी मनीषा और कमल पोद्दार दोनों ही टाटा कंसल्टेंसी जैसी एक बहुत बढ़िया कंपनी में काम कर रहे थे, बहुत अच्छे पदों पर थे और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज ले रहे थे। और अगर इनके बीच में किसी तरह का कोई भी मनमुटाव हुआ तो ये लोग आपस में बातचीत करके म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले सकते थे, लेकिन उसके बाद भी मनीषा ने उस ऑप्शन को एक्सप्लोर ना करके झूठा केस दायर किया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात भी कही कि जब ये क्रिमिनल ट्रायल्स इस तरह से चलते हैं और अगर इन झूठी कंप्लेंट्स के बाद अगर इनको ट्रायल फेस करना पड़ जाए अननेसेसरी, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनका FIR में कहीं पर भी जिक्र नहीं होता, इनका कोई लेना देना नहीं होता, इनका कोई रोल नज़र नहीं आता, तो आखिरकार इनको ट्रायल फेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज़ हाई टाइम दैट द लेजिस्लेचर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन the pragmatic realities and make suitable changes in the existing law। इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि जो इस समय पर रूल हैं, जो कानून हैं इन धाराओं के अंतर्गत, उसके अंदर अब बहुत ही गहन विचार विमर्श की ज़रूरत है और इन कानूनों को बदलाव की ज़रूरत है। ये सब कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अंत में ये कह दिया कि इस क्रिमिनल ट्रायल को फेस करना इन दोनों अपीलेंट्स के लिए बहुत ही अनफेयर हो जाएगा। और ये कहते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उन्होंने इन दोनों के अगेंस्ट जो कंप्लेंट की गई थी कंप्लेनेंट के द्वारा उसको ख़त्म कर दिया, उसको क्वैश कर दिया। और ये बात कहते हुए ये जो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में ये दोनों अपीलेंट जब पहुँचे थे और इनकी अपील को डिसमिस कर दिया गया था, उसको सेट असाइड कर दिया गया और साथ में ये कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ सारे जो सेक्शंस हैं उनको क्वैश किया जाता है, सारे सेक्शंस को ख़त्म किया जाता है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को अलाउ कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अगर कोई भी कंप्लेनेंट इस तरह की कंप्लेंट लिखती है जिसमें वो किसी भी अक्यूज के बारे में, जिसको वो अक्यूज बनाना चाह रही है, उन लोगों के अगेंस्ट कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं होते,
और वो सिर्फ वेग एप्लीकेशन, वेग कंप्लेंट बना देती है, तो ऐसी कंप्लेंट के ऊपर समन्स तक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। यहां पर बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ये सवाल ज़रूर उठ सकता है कि अगर ये ऑर्डर 13 अगस्त 2010 को हुआ था तो अभी तक झूठे केस क्यों चल रहे हैं। ये चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपके फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी रूलिंग्स निकाली हैं, बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेट कर दिया है, लेकिन आप उन चीज़ों का फ़ायदा अपने केस में चार्ज को फ्रेम होते समय आर्ग्यूमेंट के दौरान नहीं किया करते और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और फिर आप ये कहा करते हैं कि अगर ऐसा प्रोविज़न आ चुका था तो इसका फ़ायदा आपको क्यों नहीं मिला। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट आपके घरों में जाकर के या जहाँ पर आपका केस लंबित है वहाँ पर जाकर के नहीं बताएगा कि इस चीज़ की तो उन्होंने पहले से ही एक एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, एक रूलिंग, ऐतिहासिक फैसला पहले से इस बात का सुनाया जा चुका है। तो ध्यान रहे, आप सभी के केस में भी अगर इसी तरह की कोई भी परेशानी आती है तो इसका लाभ आप उठा सकते हैं और इस रूलिंग की लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन में दे दूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।